इंडियन आपकी फिल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फिल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इस मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर है फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन मूवीज़ की बजट आप देख लीजिए और पाकिस्तानी मूवीज़ का बजट देख लीजिए। अगर पाकिस्तानी मूवी जिस बजट में बनती है उसमें एक एपिसोड भी इंडियन सीरीज़ का नहीं बनेगा, मतलब मैं पूरा का पूरा मूवी काउंट कर लूँ 2-2.5-3 घंटे का, और उसमें इंडिया का एक सीरीज़ का एक एपिसोड भी पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना बड़े लेवल पर खर्चा होता है। अभी बात बिल्कुल सच है। जब इंडिया की मूवी जब पाकिस्तान में रिलीज़ होती है, सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। पाकिस्तान की मूवीज़ कितने भी अच्छी हो, फ्लॉप होने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि इंडियन मूवी वहाँ पर रिलीज़ हुई होती है। और ऊपर से यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान अपने एक्टर्स, अपने सिंगर्स को उतनी वैल्यू नहीं करता जब वो एक बार इंडिया में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जब ये सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं यहाँ पर, फिर उनको अचानक से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कई सारे एक्टर्स हैं, अब आतिफ असलम को कोई नहीं पूछता था, इंडिया में आया, उसके बाद उसकी चल गई। वैसे कई सारे एक्टर्स हैं, वो गैंगस्टर में इमरान हाशमी का एक बाप बना हुआ है, वो भी है, कई सारे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज करने का एनओसी कौन देते हैं? तो उसको आपने क्लियर कर मिनिस्ट्री दिया। ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, पाकिस्तान को इंडिया कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने लोकल एग्जीबिटर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को पुश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्लेसिंग करते हैं, एक फ़िल्म इंडिया से आती है, एक पाकिस्तान से प्रोड्यूस होके आती है, तो प्रेफर्ड जो होता है वो इंडियन कंटेंट को किया जाता है, और इंडिया को बेस्ट शो दिए जाते हैं, बेस्ट टाइम दिया जाता है, ज़्यादा शो दिए जाते हैं, अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता है। और पाकिस्तानी फ़िल्मों को ऑफ बीट शो दोपहर के 2 बजे, 1 बजे, रात के 12 बजे, कि जहाँ पे लोग बहुत कम शो दिए जाते हैं, और फिर बहाना बनाया जाता है कि आपकी फ़िल्म देखने लोग नहीं आते। अरे भाई, प्राइम टाइम तो आपने दे दिया किसी को, आपने जो मुझे फालतू का टाइम था वो मुझे दे दिया, और मुझसे डिमांड ये कर रहे हैं कि अब तुम्हारे बंदे क्यों नहीं आए भाई। तो ये हमारे अपने अंदर के जो लोग हैं, हम स्पेशली जो सिनेमा ऑनर हैं पाकिस्तान के, ये अपना पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानी प्रोड्यूसरों के साथ वो दुश्मनी निभा रहे हैं जिसका अंदाज़ा सिर्फ मुझ जैसे बंदे को, या जिसने प्रैक्टिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट करके फ़िल्में बनाई हैं, उसे हो सकता है। इंडिया की फ़िल्म आएगी, आप मुझे साबित करके दिखा दें कि आप इंडियन फिल्म को हटा के पाकिस्तानी फ़िल्म को ये शो दे दें, इम्पॉसिबल है। तो लोग तो हमारे कर रहे हैं ना, वो तो अपना कंटेंट बेच रहे हैं। तो एक प्लेसिंग जो होती है, ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं। इसमें मैं इंडिया को इल्ज़ाम नहीं देता, वो अपना चीज़, अपना माल बेचने बैठे हैं, हम ख़रीदार बने हुए हैं, हमें अपना बारे में सोचना चाहिए। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। तो ये इसी तरह है। ऑब्वियसली वी आर एवेल्युएटिंग देम एंड वी आर अप्रिशिएटिंग देम मोर देन मे बी दे कैन इमेजिन। अब सर, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो या दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो पैसा जो होता है, वो खड़ा करता है एक इंडस्ट्री को। हमारे पास फिल्में बनाने वाले वो नहीं रहे जो पहले थे। लोगों ने फ़िल्म को खसारे का कारोबार समझा, और वो है भी समहाउ रिस्की बिजनेस है। हमारी मार्केट बहुत छोटी है। इंडियन आपकी फ़िल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फ़िल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इवन हिंदुस्तान से आप इसका मवाजना करें तो हिंदुस्तान के भी बजट हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो बेचारे जो हैं फिक्शन में और रियलिटी में, और व्हेन आई से फिक्शन आई मीन ड्रामेटाइजेशन, फिक्शन तो खैर नहीं, वो रियल स्टोरी है, उसमें फर्क नहीं कर पाते। जिस तरह आपने देखा कि वो हलीमा के इंस्टाग्राम पे पहुंच गए कि जी आपने वो कपड़े तो नहीं पहने हुए जो आप ड्रामे में पहनती थी। तो मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे और हमारा अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा असर रसूख करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम दुबई में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं, आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर नहीं आता। बाहर मिलेंगे
मॉल्स के अंदर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे इमेज वहां पे क्या है कि ये टैक्सी वाले होते हैं, ये मजदूर होते हैं, हमारे बैंकर्स भी वहां हैं, इंजीनियर्स भी वहां हैं, लेकिन तादाद कम है। हमारी इमेज जो है ना, इमेज बिल्डिंग बहुत लैकिंग है। जुनून का एक एल्बम आया सयोनी, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, पाकिस्तान में उसके वीडियो चले, स्पॉन्सर्ड, ये वो फलां चलते रहे, तो एल्बम नेवर रियली सोल्ड इनिशियली। फिर वही एल्बम इंडिया में रिलीज हुआ और जुनून को आपने देखा, वो वहां पर चैनल वी अवार्ड्स पे थे और वो स्टेज पे गा रहे थे और बिल्कुल फ्रंट रो पे जो थी वो उनकी कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो थी वो लिप सिंक कर रहे थे उनके साथ, उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे। और अगले दिन से वो एल्बम पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से बिकना शुरू हो गया। दूसरा केस सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इससे भी पीछे ले जाता हूँ आपको, माजी में हसन जहांगीर का एल्बम आया हवा हवा, पाकिस्तान में आया, ठीक है, सही चला, क्योंकि बॉलीवुड में जब वो फिल्म में चले उसके बाद तो वो गाने पाकिस्तान में वो एल्बम बिग रुका नहीं। फिर आपको तीसरा एग्जांपल दे देता हूँ, एक और साहब थे जो कि थे पाकिस्तानी, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही गवा दी चूंकि वो पड़ोसी मुल्क चले गए। उनका एक एल्बम आया बरसात के नाम से, उसपे उनकी तस्वीर थी उनकी और उनके साथ उनकी एरिया की। वो एल्बम साउंड मास्टर ने पाकिस्तान में रिलीज किया, उसके गाने चलते रहे, उसमें हदीका कियानी की आवाज भी थी, डुएट्स थे, ये थे वो थे, वो गाने उन्होंने बड़े साउंड मास्टर ने रिलीज किया। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सारे एल्बम्स को, लेबल्स को जानता हूँ। वो एल्बम नहीं बिका, फ्लॉप हो गया। उसके बाद वही गाने वहां पर जो हदीका की आवाज को लता से रिप्लेस किया गया और फिर वहां से एयर किया गया, पाकिस्तान में बिक के आग लग गई उस एल्बम को, वो मिले ना, वो इतनी पायरेट हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से हमारे लोगों में वो है इसका। और लेटेस्ट एग्जांपल इसका मैं आपको स्प्रिंग्स का एल्बम दे सकता हूँ, दूर, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, उसका वीडियो चला के BMN रिकॉर्ड्स में रिलीज किया था, वो बेचारे थक गए, एल्बम फ्लॉप, वापस उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए क्योंकि माल वापस आ जाता है मार्केट से। वही एल्बम जब इंडिया से लॉन्च हुआ और वो वहां पर स्ट्रिंग्स देता है इंडियन चैनल से, वो एल्बम पाकिस्तान में बिक के कोई मतलब रुकने का नाम ना ले। कि क्या इंडियन आर्मी के का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मोदी के दौर में कि वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकते हैं हमेशा, और ये इसको आप किस तरह स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको तालिबान मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल है। अब जब बढ़तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब ये है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया। कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं, वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए।
मैं देख रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। आपसे ये बात पूछनी थी, अभी रिसेंटली ये थोड़े दिन हुए हैं, ये कह रहे हैं जी कि हमें इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स ले रहे हैं लीज के ऊपर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो चारों के चारों ड्रोन्स हैं ये नॉन वेपनाइज्ड हैं, लेकिन ये वेपनाइज्ड, ये हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। जबकि मैंने ये चेक किया सर कि ये इनके पास पहले भी ये हेरोन ड्रोन्स मौजूद हैं तकरीबन 90 के करीब, जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि ये चाइना के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन ये तो सर एलओसी के ऊपर भी या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी लगाएंगे ये ड्रोन्स? तो ये, और वैसे ये कह रहे हैं नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन यकीन किया जा सकता है सर? नहीं, इनकी बात पे कतन कोई यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आप चीज ध्यान में रखें, जहां तक एयर पावर का ताल्लुक है, हवाई जहाज हों, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनके कहने को आप कह सकते हैं कि जी चाइना के अगेंस्ट मैंने इतने रखे हैं फलां के गए, क्योंकि वो एयरफील्ड जो हैं वो उस तरफ बनी हुई हैं, चाइना की साइड पे कुछ बनी हुई है, कुछ इधर बनी है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने जी वहां 100 जहाज उधर रखा है, 50 इधर रखे हैं। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। द मोमेंट आपको अगर ये ज़हन में आया कि नहीं चाइना पे कुछ नहीं हो रहा, तो इन फ्यू आवर्स आप सारा कुछ उस साइड से उठा के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ला सकते हैं। ये कहना कि जनाब आपके अगेंस्ट ये इतना और उधर इतना और ड्रोन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि ड्रोन को शिफ्ट करते कितनी देर लगती। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें जो है अकाउंट फॉर करनी चाहिए। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो रिसेंटली क्योंकि कश्मीर का जिक्र हुआ है, तो ये जो पाकिस्तान में सवाल चल रहा है कि हम जो है वो 370 तो खैर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 35A को इग्नोर नहीं करते। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आप इसको समझते हैं क्या ये हम एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं इंडिया को, या कि ये हमारे कोई पॉलिसी शिफ्ट है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 370 वो एक रियासत का उसको स्टेटस मिला हुआ था, और कुछ उनको सब्जेक्ट से जिनमें के कश्मीरियों को या कश्मीर की जो असेंबली होती थी वो खुद लेजिस्लेशन करती थी, सेंटर या जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो नहीं करती। अब वो तो उसको एक मसला बन गया कि भाई इन्होंने वो खत्म किया, अब असेंबली नहीं रही, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं है, इंटरनेशनल स्टेटस उसका वही है, वो चेंज नहीं हुआ। कश्मीर वो लाख कहते हैं कि जी हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, फलां कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल या सिक्योरिटी काउंसिल की जब तक रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, आलमी कुव्वतें या पूरी दुनिया उसको कभी भी वो तस्लीम नहीं करेगी कि ये यूनियन टेरिटरी का मतलब ये कि अब खत्म हो गया, पाकिस्तान का क्लेम ही नहीं रहा, ये तो नहीं। फर्क ये है कि अब अगर ये मसला हल होता है और वहां पे आपको मिसाल के तौर पे वो यूनियन टेरिटरी भी है, कुछ भी है, अगर कल को ये कहा जाता है कि जनाब इसमें प्लेबिसाइड कराया जाएगा, तो वो उधर भी कराना पड़ेगा। फर्क जो पड़ता है वो आर्टिकल 35A जो है उसके जरिए इन्होंने सिटीजनशिप जो है वो चेंज करनी शुरू की और इंडिया से लोगों को सिटीजनशिप देनी शुरू कर दी। अब जब सिटीजनशिप बने, उसकी आबादी का हिसाब किताब हो, तनासब बने, तो एक वक्त आ सकता है जब ये कहें कि जनाब अब यहाँ पे 60% हिंदू हैं और 40% मुसलमान, क्योंकि उसका तनासब हिंदू लाके तो आपने बदल दिया। अच्छा, अब इसमें जो उन्होंने कानून जिस तरह का बनाया है उसमें ये लोग सारे जिनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि कश्मीर में आके रहें। वो सिटीजनशिप की वजह से उनको वोटिंग राइट मिल गया, जबकि वो हो सकता है कोई केरला में रहता हो, कोई कहीं और रहता हो, सिर्फ इसलिए कि पिछले 70 सालों में उसने यहाँ पे 5 साल नौकरी की है या 10 साल जो भी इन्होंने रखी है उसकी मुद्दत, तो वो नौकरी करके चला गया, उसने क्लेम किया, उसको शरीयत मिल गई। अब वो वोट आके यहाँ डालेगा और वोट डालेगा बीजेपी को, तो कुछ अर्से के बाद ये होगा कि यहाँ मुसलमान के पास हुकूमत आएगी नहीं कभी। और जब प्लेबिसाइड होगा, कभी अगर होता भी है, और हो सकता है कि इंडिया उस वक्त कहे जब आबादी का तनासब इस तरह बदल गया, तो वो आपको कहे कि जी आप करा लें प्लेबिसाइड, और आप प्लेबिसाइड कराएं तो जो तनासब जिस तरह का है उसके मुताबिक वो चला जाएगा। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे।
ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को नमस्कार दोस्तों, अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहे या हिंदुओं से नफरत कहे, पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, या फिर अपने अतीत से पीछा छुड़ाने वाली बात कहे, उनको हर जगह पर अपनी आइडेंटिटी दिखती है। भाई वहाँ से लात मार के निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर आइडेंटिटी ढूंढते हैं। जैसे अरब कंट्रीज में सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढी गई, कुछ सालों तक वो सब कुछ स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लात मार के निकाला कि चलो भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि अब उनको कोई पाकिस्तान की ज़रूरत बची नहीं थी। उनके बाद टर्की में उन्होंने सर्च करने की ट्राई की, उसके बाद चाइना के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की, और चाइना के साथ चाइना के पैरों में अब भी गिरे हुए हैं। और जब उनको पता चला कि भाई अब यहाँ तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा, यहाँ पर कुछ मैच नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसकी गुलामी मंजूर है इनको। चाइना की गुलामी मंजूर है इंडिया से दोस्ती के बगैर। इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जिहाद करते रहेंगे, लेकिन उसी के समय पाकिस्तान चाइना के अंदर इनको गुलामी मंजूर है। भले ही इंडिया के अंदर वो आरोप लगाते रहे ना, वो आरोप तो उनको चाइना के खिलाफ लगाना ही चाहिए कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यही सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान ये है ना, मतलब आपको समय के हिसाब से बदलना चाहिए, नहीं तो समय आपको बदल देता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट करना पाकिस्तान को, कि ये बिल्कुल बात सही है कि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तब तक आपकी ना तो मिलिट्री चल सकती है, ना कुछ आप कर्जे लेके अपनी नेशनल सिक्योरिटी नहीं चला सकते। पाकिस्तान में जो कि एक डोमिनेंट रोल है सिक्योरिटी एजेंसी का वर्सेस एक वीक रोल है इकोनॉमी का, कि उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रक्चरल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आपके अपने अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। वो इतना पैथेटिक सिस्टम आपका है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप किसी इकोनॉमी से बात करें, वो इन्वेस्टमेंट वाला वैसे चकरा जाता है इन मुल्कों में आने के लिए। इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके 750 माइल्स तकरीबन आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, जहां पर आपके फोर्सेस परपेचुअली डिप्लॉयड है। अगर आप हकीकत देखें तो सिर्फ ईरान का बॉर्डर है जो कंटेस्टेड नहीं है, या चले जो रेड क्लिफ लाइन है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कंटेस्टेड नहीं है। चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर भी आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया कंटेस्ट कर रहा है उसको। देखें ना, ये है ना, तो आप जब कंटेस्टेड बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हैं, अभी तो इस पाकिस्तान को आप छोड़ दें, वो तो चला गया ना। मैं तो सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अब प्रेजेंट पाकिस्तान है। ये आपका शुरू से एक नाइटमेयर रहा है, आपका नाइटमेयर रहा है। और ये हकीकत है कि आपके अक्रॉस द बॉर्डर 2/3 ऑफ इंडियन आर्मी आप पर प्रेशर करके प्रेशर डाला हुआ उसने। पूरे वेस्टर्न इंडियन कमांड आपके ऊपर चढ़ी हुई है, उनकी आप गैरिजन्स देखें, आपके बॉर्डर के अक्रॉस है। लाहौर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रियलिटीज है, एक तरफ आप बात तो कर रहे हैं पिवट है, हब है, फला है, ये भी तो आपकी वल्नरेबिलिटीज है। आखिर जो इन्वेस्ट करके सीपैक आपके अंदर ला रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये भी तो देख रहा है कि आपका इंडिया के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके साथ किसी भी वक्त वॉर हो सकती है। व्हाई द हेल आई शुड इन्वेस्ट ट्रिलियंस और बिलियंस इन अ कंट्री लाइक दैट। अब देखिए, मैं बात खुल के करूंगा तो लोग बुरा लगेगा। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी पोजीशन पे तो आपकी सिक्योरिटी कम होगी ना। अगर आप लड़े रहेंगे तो नहीं होगी ना। आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि या तो आप सकम कर जाएं, यू एक्वीज टू इंडियाज डिमांड, देन यू कैन ओपन अप दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा सख्त है। जो सिक्योरिटी पैराडाइम की कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट लिमिट आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, कोई कंट्री नहीं कर सकता। वहां जो आपकी कॉम्प्रोमाइज जो थ्रेशोल्ड है, वो इतना मुश्किल थ्रेशोल्ड है आपका कॉम्प्रोमाइज का, जो कि आपके एनिमी आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देता। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ।
हमने अपनी कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हमें जो रेमिटेंसेस है वो खुद ही आ जाती हैं, इसलिए हमारा जो है वो गुजारा चल जाता है। इवन अभी जब आप एक बिजनेस हब बनने जा रहे हैं, एक री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। सो हमारी जो एक नैरो माइंडेड अप्रोच है आज के लिए जो हम जीते हैं, और उसका आज के फैसलों का आइंदा 10 साल पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो बुनियादी तौर पर हमारा मसला पिछले सालों में भी रहा है, आज भी है, और मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी रहेगा। आपने ये समझा कि वो जो सिक्योरिटी का और आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत है उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। कभी आपको अमेरिका आकर इमदाद का टीका लगा देगा, कभी आपको कोई और मुल्क आकर कोई लोन दिलवा देगा, और इस तरह आपकी सांस बहाल रहेगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका नुकसान आपको जो है वो हुआ है। जो हमारे खित्ते में दूसरी ताकतें हैं उन्होंने अपने रीजनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी परसू किया है, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा भी परसू किया है। भाई देखिए, मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए उन्होंने एक पूरी इंडिया के साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशन को क्रिएट कर दिया। वही मुशर्रफ साहब जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने आने से पहले एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को सैबोटाज किया था वर्चुअली। फिर आप देखिए कि जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपने फाइनल डिसीजन पे कश्मीर के ऊपर। तो अगर इतनी चीजें हो सकती हैं और हुई हैं, और कब हुई हैं, जब मिलिट्री वाज इन कंट्रोल, तो क्यों नहीं हम इस चीज पे थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, लेट डिप्लोमेट डिसाइड। और आपने जहां तक बात की, लेटने की बात नहीं है, बात दरअसल ये कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, ये मैं कह रहा हूं कि आपको एक्वीज करें, वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्सिंग अ स्मॉलर नेबर टू एक्वीज और टू अकोमोडेट। आप एक न्यूक्लियर पावर को कह रहे हैं कि आप उसके अंदर एक्वीज करें, वो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को रोक नहीं सकता। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पैरामीटर्स। इसको कैसे हमने स्क्वायर करना है कि हमारा इस कंपटीशन और इस वॉर में हमारा क्यूमुलेटिवली नुकसान है, हमारा नुकसान है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसकी लोकेशन इतनी दूर है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेट दोनों इक्वल बन सकता है। आप देखें ना, आप क्या प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि ये अगर इन्वेस्टमेंट डालें तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो जो आपने बातें की है कि एक इनिशिएटिव था, वाजपेयी साहब का ग्रेट इनिशिएटिव था। मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ ये कि लाहौर इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था, आगरा इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था डिस्पाइट कारगिल। आप उनकी बड़ापन देखें ना, मैं तो इस बात को एग्री करना चाहिए कि उन्होंने ये किया है। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ, यानी 2002 का बकायदा वो हुआ। उसके बावजूद वाजपेयी फॉर द थर्ड टाइम केम टू इस्लामाबाद इन 2004। तो आप उनको, और वो क्या कुछ नहीं हुआ, कंधार हुआ, आपको पता है, हाईजैक हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन वो एक लीडर था जो डिटरमिन्ड था कि इस चीज को करें। हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बीजेपी ही डिड दैट। ठीक है, देखे ना, हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि उनके यहाँ भी जो डीप स्टेट था इंडिया के अंदर वो एग्री नहीं कर पाया, वरना आगरा हो गया था। आपके यहाँ भी लाहौर के बाद जो हुआ है, आपके यहाँ भी एक डीप स्टेट काम करता है। दोनों मुल्क के अंदर दो स्ट्रेटेजिक एन्क्लेव्स हैं जिनका ये इशू है कि हमने कभी हम अमेरिका को बार्डर करते हैं कि वो हमें सेवियर कर देगा, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, हम वही जियो पोलिटिकल रेंटिंग वाली मेंटालिटी है ना कि वो आके बचा लेगा। तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, रेमिटेंसेस, अभी कोविड हो गया, रेमिटेंसेस से आपको मसला पड़ गया, आपकी इकोनॉमी का, आपके इस किस्म के फैक्टर पे अगर आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट करती रहेगी और आप अंदर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, अनलेस यू एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एंड बैलेंस दिस नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, ये बातें सिर्फ सेमिनार के हद तक रहेंगी। अभी आपने जो चर्चा में सुना
यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बिठा ले। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा, वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के खिलाफ आकर नीचे गालियाँ लिख दें। इसलिए अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं। तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तानियों को कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई इंडियन मीडिया जो है ना, वो उस टाइप की हमारी इमेज पोर्ट्रे करता है इंटरनेशनली कि भाई हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते, बाहर ही नहीं आ पा रहे। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि भाई इंडिया के पास कई सारे इंग्लिश चैनल है, हिंदी और अलग अलग और तो है ही, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अगर आप साउथ में जाए तो कन्नड़ा, चेन्नई कन्नड़ा और तेलुगु, तमिल, कई सारी हमारी जो रीजनल न्यूज़ चैनल भी है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी कई सारी है जिससे हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखते हैं। और एक नहीं है, बहुत सारी है। और पाकिस्तान में अगर देखो तो सिर्फ एक ही चैनल है जो इंग्लिश, मतलब, और वो भी यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है तो फिर गवर्नमेंट वाली है। तो गवर्नमेंट का जो स्टांस होगा उसको वो दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये पाकिस्तानियों को कंप्लेंट रहती है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इमेज है ना बहुत ख़राब दिखाता है और हम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत सांस रोकने जा रही है साफियों की, ये मेरी राय है। अब ये डेवलपमेंट रोकने जा रही है, अभी रोके नहीं। मैं इखलाकन बात नौकरी से फारग करना, बंदे मरवाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, ये से तुमने नहीं बोलना, बे से तुमने नहीं अब ये निजाम बनाने लगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जुर्रत है। इनका रूहानी ज़ियाउल हक ने पूरा जोर लगा लिया, मुशर्रफ ने लगा लिया। आई वाज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उस वक्त एक यूनियन थी। 87 दिन लाहौर में जुलूस निकाला है जब नवाज मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि मीडिया बंद कर देंगे। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बिठा ले। मीडिया पर पाबंदी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला चिराग जलाता रहेगा। शुरू हो जाते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है, इसको तो आपने अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। इसकी रेपुटेशन या इसकी जो आज न्यूट्रलिटी होती, दुनिया अगर मानती कि हाँ पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी खबर छाप सकती है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमतों का कोई दबाव नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है कि हाँ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो बात कहेगा वो नरेटिव अगर स्टेट का और इस्टेब्लिशमेंट का लेकर चलेगा अफगानिस्तान के मसले पर, तो दुनिया इसको मानेगी। अगर पाकिस्तान का मीडिया करे भी सही तो ये पाकिस्तान के अंदर सुनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया तो इंग्लिश आपकी चैनल्स अगर देखें, इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है शायद। कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाकई इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो मतलब सैडली मैं उसका मीडिया का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े करीब से कुछ चीज़ें देखी हैं कि वाकई ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी मीडिया को नहीं खड़े होने देगा। लोग कुछ भी कहते रहे, आप लोग इससे नहीं वो डिफ़र करेंगे कि यहाँ पे आज पाकिस्तानी मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वही स्टोरी चलती है। तो इस पर खैर एक बात में से मैं भूल गया कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा गया कि जनाब कि जब भी कोई खबर चलती है तो साथ में हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है या फलां का आप उसका एजेंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडे वाली खबरें आप चला रहे हैं, ग्रुप पे इल्ज़ाम लग जाता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 3-4 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इसी मीडिया को फेंटी लगाएगी, इसी मीडिया के जो बात नहीं मानेगा, हमारी मर्जी की रिपोर्ट नहीं करेगा, जर्नलिज्म नहीं करेगा, वो जेल जाएगा। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बिकाऊ है
ये झूठा है, ये फेक न्यूज़ देता है, ये बिका हुआ है, ये एजेंडे चलाता है, ये करप्ट है, इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट भी करते थे इल्ज़ामात को, क्योंकि बहुत सारे उसको घुटनों पे लाने के बाद अब अचानक जब डेवलपमेंट्स बदली हैं, अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं, तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई, उसको एडवाइस पे चलाया गया। एक दिन पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया होगा, कारगिल वार के बाद जब इंडियन मीडिया ने आंसलाट की थी और हमारे पास रिपीट भी था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब हमें भी यहाँ प्राइवेट चैनल्स लाने चाहिए जो इंडियन उसका मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। वो तो सारे का सारा मकसद ही फौत करके रख दिया। आपने खुद ही मीडिया की जान ले ली, उसको आके घुटनों में बिठा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। जब क्रिपल हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब उसको सख्ती के साथ ओपनली कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। उनकी ट्रोलिंग उन्होंने लोग रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं जो सहाफ़ियों की किरदार कुशी करती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको झूठा पता नहीं बला क्या कहते हैं। अब उसी झूठे मीडिया से, झूठा मैं कह रहा हूँ, फेक मीडिया से, करप्ट मीडिया से, टूथलेस मीडिया से अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले में हम फंस गए हैं। अमेरिकन, इंडियंस, अफगानिस्तान और प्लस यूरोपियन वो मीडिया जो है ना वो आंसलाट उसकी हो रही है, आप हमें रेस्क्यू करें, हमारे साथ खड़े हैं और हमें दें। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के ख़िलाफ़ आकर नीचे गालियाँ लिख दें, बुरा भला कह दें और चले जाएं, दैट्स इट। ये काम होता है और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को तो पता ही नहीं उसकी जो है वो, तो यही सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कितने हैं। और समझ बूझ ही नहीं है कि कभी भी दो ऐसे कंट्रीज़ के मीडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता जहां पर एक मुल्क में हमेशा जमहूरियत कायम रहे और उसी एक ऐसी ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक वहाँ पर सिस्टम हो, एक ऐसी जमहूरियत हो जिसकी बेस पर उनकी इकॉनमी और सब कुछ खड़ा हो, और ऐसी जमहूरियत जिसकी तारीफ़ की जाती हो दुनिया में भी। और दूसरा कंट्री एक ऐसा हो कि जहाँ पर जमहूरियत की वो बुरी हालत हो कि आगाज़ से लेकर अब तक तमाम अदवार जो हैं वो सिविलियन हुकूमतों से ज़्यादा फ़ौजी डिक्टेटरशिप्स रही हो। हम क्या कर रहे हैं, आपस की रंजिशें और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हो रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में जब हम इतना फंस जाएंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को गद्दारी के टैग लगाने का काम ही किया करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे लेकर आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि आज जो है ये इसके हक़ में एक कैंपेन बनानी है, हुकूमत के हक़ में हम कहेंगे आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ कैंपेन बनानी है, और हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या गेम्स खेली जा रही हैं और वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ रह गए हैं। तो फिर यही कुछ होगा। के पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके भी 6-7 फेंके हैं तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना तेज, 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखें, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा।
नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया का एक मिसाइल पाकिस्तान में घुस गया और घुस तो गया, लेकिन 3-4-5 मिनट वो घूमता भी रहा। 100-150 किलोमीटर उसने वहाँ पर चक्कर भी लगाए। एक भी पाकिस्तानी सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। और पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो चाइना वाला है, उसने डिटेक्ट नहीं किया। और फिर अंत में वो जो मिसाइल था ना, वो ज़मीन पर गिर गया। आसपास ना ही कोई रिहायशी इलाका था, ना ही कोई घर बार था, ना ही कोई लोग थे। लेकिन जहाँ दूर थे ना, वहाँ पर भी उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कि भाई एक मिसाइल आया है और यहाँ पर गिरा है। मतलब बाद में जब तहकीकात की गई तब उनको पता चला। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया ने एक साथ पूरे पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है उतने ब्रह्मोस अगर छोड़ दिए, तो क्या पाकिस्तान के पास रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन बचेगा? मुझे नहीं लगता बचेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई हमने कुछ नहीं करा और इंडिया की मिसाइल आई, ड्रॉप हो गई, और इंडिया ने ये भी कहा कि गलती से आ गया है, लेकिन सबको पता है कोई गलती से नहीं आया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम, इट फेल्ड। कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो, वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन। तो खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुए। आप तो उनके साथ भी कंपैरिजन करने की पोजीशन में, ये तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है। हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखें, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये मिसाइल भारत की तरफ से आया था, 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में आया, मियां चन्नू में आके गिरा, तो पाकिस्तान ने उसको क्यों मार गिराया। अब मेरी इस हवाले से जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो मिसाइल प्रोग्राम को और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अनथिंकेबल है। इवन अगर आपको पता भी हो तो आप इस तरह के मिसाइल को, इवन अगर हमारे पास तो वैसे भी वो डिफेंस शील्ड है ही नहीं, अगर आपके पास हो भी तो जो टाइम था, देखें 124 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में जब ये दाखिल हुआ तो 3 मिनट और 44 सेकंड लगे। खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं, तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों की। और अभी तक आप जहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी, वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज
वो कश्मीर का अजीब सी बात है वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। मौका नहीं है कि इतना क्विकली पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो ये तो वो कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको मार गिरा सकते थे या इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो आपका एडवर्सरी है, वहां पे आके गिरता है, कोई और उसको मिस इंटरप्रेट करता तो उसका क्या हाल होता है। तसव्वुर करें कि अगर ये वाला काम लेट से कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से आके रूस में गिर जाए या रूस का मिसाइल कोई गलती से आके अमेरिका में गिर जाए तो क्या रद्द अमल होता। तो लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, आप कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए, लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है, ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने। हमारे यहां क्या हो रहा है, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है, हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार, आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप eBay पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्सवे ही नहीं है, आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉगिन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है, हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का CEO वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन, वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, IBM,
Palo Alto Networks, and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाला क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से कोई बचता है थोड़ा सा तो उसको आईटी में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है। हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को ये देखिए, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया है हमने अब तक पाकिस्तानियों ने। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं जनाब, हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उसका लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो